हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जान, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये जो अध्याय है, इसका ऑलरेडी हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हमारा इस अध्याय का 5वां पार्ट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे लघु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। और लघु बीजाणु किस प्रकार से प्राकरण में रूपांतरित होते हैं, इसको भी आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस सेशन के लास्ट तक में रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं जो आपका परागकोश था, यानी कि एंथर था, उसमें क्या मिल रहे थे, लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम मिल रहे थे। और प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में कोशिकाओं का कुछ समूह मिल रहा था, जिसको हमने बोला था अधोस्तरीय कोशिका, यानी कि हाइपोडर्मल सेल बोला था। इन अधोस्तरीय कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाओं ने पोषण ग्रहण किया था और आकार में बड़ी हो गई थी, जिनको हमने बोला था प्रापर्स कोशिका, या इसी को आर्किस्पोरिया से बोला गया था। इन प्रापर्स कोशिकाओं ने आगे चल करके क्या किया था, समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोटिक सेल डिवीजन किया था, जिससे 2 प्रकार की कोशिकाएं बनी थी। पहला क्या था, पहला बना था आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका। तो इनमें से पहली जो कोशिका थी वो थी प्राइमरी पैराइटल सेल, या इसी को प्राथमिक भित्तीय कोशिका बोलते हैं। और जो दूसरी कोशिका बनी थी उसको बोला गया था प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। तो ये 2 प्रकार की कोशिका बनी थी, किससे, प्रापर्स कोशिका से, यानी कि आर्किस्पोरिया सेल के समसूत्री विभाजन से। अब हमने आपको इससे पहले वाले सेशन में ही बता दिया था कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, ये क्या करती है, लघु बीजाणु का निर्माण एवं परिपक्वन करती है। यानी कि जो आपका ये लघु बीजाणुधानी दिख रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहा है, इसमें आपकी प्रारंभिक अवस्था में केवल एक ही स्तर मौजूद था, जो क्या था, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस था। यानी कि परिपक्व होने से पहले, मैच्योर होने से पहले की अवस्था में केवल इसमें बाह्य स्तर यानी कि एपिडर्मिस ही मौजूद होता है। लेकिन जब यह प्राथमिक भित्तीय कोशिका लगातार इसके अंदर समसूत्री विभाजन करती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है, तो कई सारे स्तरों का निर्माण हो जाता है, जिनमें से 3 स्तर का निर्माण हुआ था। किसकी वजह से, प्राथमिक भित्तीय कोशिका की वजह से। आइए देखते हैं कौन कौन से स्तर थे। तो पहला जो स्तर था वो था अंतस्थीसियम, यानी कि इसे इंडोथीसियम भी बोला जाता है। तो ये जो अंतस्थीसियम है, ये पहला स्तर है, किसकी वजह से बना हुआ, प्राथमिक भित्तीय कोशिका के कारण बना हुआ पहला स्तर है। उसके बाद बना था मध्य स्तर, जिसको हमने बोला है मिडिल लेयर। इसके बाद बना आपका टेपिटम, जो कि सबसे अंदर का स्तर होता है किसी भी लघु बीजाणुधानी के। तो ये 3 स्तर है। अब याद रखिएगा, जो मध्य स्तर या मिडिल लेयर है, ये खुद अपने आप में 1 से 3 स्तरों का हो सकता है। यानी कि ये किन्हीं किन्हीं पौधों में 2 स्तरीय होता है, तो किन्हीं में 3 स्तरीय या किसी में सिंगल लेयर का भी देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और जो टेपिटम होता है, सबसे अंदर का स्तर होता है, और इसके बारे में मैंने आपको बता रखा था कि ये कहीं ना कहीं जो अंदर की ये आपकी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका या माइक्रोस्पोरेंजियस सेल है, इसको पोषण देने का काम करेगा। कौन, टेपिटम। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये 3 स्तर होते हैं किसी भी लघु बीजाणुधानी के अंदर। क्लियर है इतनी बात। अब हम आज बात करने वाले हैं किसकी, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल की। तो अगर हम प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका या प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल की बात करें, तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये जो कोशिका अंदर रेड कलर की दिख रही है, ये क्या है, यही है क्या, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, यानी कि यही प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है। अब इस प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में क्या होगा, लगातार समसूत्री विभाजन होगा। यानी कि ये क्या करेगा, लगातार समसूत्री विभाजन करेगा, जिससे इसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये लगातार समसूत्री विभाजन करके अपनी संख्या को इस लघु बीजाणुधानी के अंदर बढ़ा लेगा। अब ये जो आपकी कोशिकाएं दिख रही हैं, इन कोशिकाओं को बोला जाता है बीजाणुजनक ऊतक। क्या बोला जाता है, बीजाणुजनक ऊतक, या इसे स्पोरोजेनक टिश्यू बोलते हैं। अब इसे बीजाणुजनक ऊतक क्यों कहा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोशिकाओं का समूह है, और कोशिकाओं का समूह ऊतक ही कहलाता है। तो ये किन कोशिकाओं का समूह है, ये बीजाणुजनक कोशिकाओं का समूह है। तो इसीलिए इसे बीजाणुजनक ऊतक या बीजाणुजनक कोशिकाएं आप बोलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर इतनी बात। ये बीजाणुजनक क्या है, ऊतक है या स्पोरोजेनक टिश्यू है। अब इन कोशिकाओं में से क्या होगा, कुछ कोशिकाएं पोषण ग्रहण करेंगी, यानी कि न्यूट्रिशन को लेंगी, और न्यूट्रिशन उन्हें देगा कौन, तो आपको मैंने बताया था जो टेपिटम लेयर है, ये क्या करेगा, इन बीजाणुजनक ऊतक को क्या करेगा, पोषण देगा। पोषण की वजह से ये क्या होंगी, आकार में बड़ी हो जाएंगी। इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं क्या होंगी, आकार में बड़ी हो जाएंगी। और जब ये आकार में बड़ी हो जाती है कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं, बीजाणुजनक कोशिकाएं, तो इन कोशिकाओं को बोला जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्हें बोला जाता है। जब लघु बीजाणु कोशिकाएं पोषण ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं, तो इन कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है। अब ये कोशिकाएं होती कैसी हैं, तो ये द्विगुणित होती है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है कैसा होता है, द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि अभी तक इसमें किसी प्रकार का अर्धसूत्री या मियोसिस सेल डिवीजन नहीं हुआ है। क्लियर इतनी बात। तो ये है आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो अगर हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका के संरचना को देखें, तो इस तरीके से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। अब एक बात आप याद रखिएगा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो बीजाणुजनक कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं एक दूसरे के काफी करीब करीब हैं। तो हो सकता है क्या कि एक कोशिका किसी दूसरी कोशिका के साथ क्या हो जाए, संपर्क में आ जाए, एक दूसरे से चिपक सकती हैं।
तो ये कोशिकाएं अगर एक दूसरे से चिपक जाएंगी तो होगा क्या कि एक कोशिका का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरी कोशिका में जा सकता है, यानी कि उनका एक्सचेंज हो सकता है, किसका, अनुवांशिक पदार्थ है जेनेटिक मटेरियल का। तो इससे क्या होगा कि इनकी जो शुद्धता है, यानी कि इनका जो प्योरिटी है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अशुद्ध कहलाएंगे। इसीलिए एक एक बोल सकते हैं बीजाणुजनक, एक बीजाणुजनक कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ किसी दूसरी बीजाणुजनक कोशिका में ना जाने पाए, इसलिए ये कोशिकाएं अपने चारों तरफ एक लेयर का निर्माण कर लेती है। इस तरीके से एक स्तर का निर्माण कर लेंगी। तो यहीं पर दिखाया गया है कि ये आपकी बीजाणुजनक ऊतक है जिसके चारों तरफ क्या हुआ है, एक लेयर या एक स्तर का निर्माण हो गया। तो ये जो स्तर आपको दिख रहा है इसी को बोला जाता है कैलोज नामक स्तर। क्या बोला जाता है, कैलोज स्तर बोला जाता है। तो ये जो कोशिका है ये बड़ी हो गई है, तो जो बीजाणुजनक कोशिका है ये जब बड़ी हो जाती है आकार में तो इस कोशिका को बोला गया है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो कहीं ना कहीं जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये भी किस स्तर के अंदर होगी, कैलोज नामक स्तर के अंदर ही होगी। तो यहाँ पर आपको जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का संरचना दिख रहा है, इसके चारों तरफ क्या दिख रहा है, ये कैलोज नामक स्तर दिख रहा होगा। तो कैलोज नामक स्तर क्या कर रहा है, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका को किसी दूसरे लघु बीजाणु मात्र कोशिका से चिपकने में क्या कर रहा है, चिपकने से रोकता है। क्लियर है बात। तो ये देख सकते हैं इसके भी ऊपर भी कैलोज नामक स्तर है और इसके भी ऊपर कैलोज नामक स्तर है, जिससे कि ये एक दूसरे से चिपक ना पाए। क्लियर है बात। तो ये आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जो कि द्विगुणित है, उसके चारों तरफ क्या दिख रहा है, कैलोज नामक स्तर दिख रहा है। तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदद से है। अब आप देखेंगे तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होने वाला क्या है, मियोसिस सेल डिवीजन, जिसको बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर होगा मियोसिस सेल डिवीजन, जिसे अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अपने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा कि जो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन होता है ये दो स्टेप में होता है। पहला होगा अर्धसूत्री प्रथम और दूसरा होता है अर्धसूत्री सेकंड। तो यहाँ पर आप देखिएगा जैसे ये आपका लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, तो इसमें अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, जो अर्धसूत्री प्रथम होगा तो इससे दो कोशिकाएं बनेंगी। क्लियर है बात। और दोनों कैसे होंगी, इनका जो केंद्रक है ये आधा हो जाएगा, यानी कि हैप्लॉइड होंगी, इसमें भी एगुणित होंगी और ये भी एगुणित होंगी। फिर जब अर्धसूत्री सेकंड होगा तो इन दोनों में होगा, यानी कि इससे भी दो कोशिकाएं बन जाएंगी और इससे भी दो कोशिकाएं बन जाएंगी। इस तरीके से एक अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितनी कोशिकाएं बनती हैं, चार कोशिकाएं बनती हैं। तो ये जो चारों कोशिकाएं आपको दिख रही हैं ये कौन सी हैं, इन्हें बोला जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इन्हें लघु बीजाणु कोशिका बोला जाता है, यानी कि माइक्रोस्पोर बोला जाता है। तो लघु बीजाणु किससे बना है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बना है। किसकी वजह से, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने मियोसिस सेल डिवीजन किया यानी कि अर्धसूत्री विभाजन किया तो इससे आपके लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। और लघु बीजाणु किस स्तर के अंदर है, कैलोज नामक स्तर के अंदर है। क्यों, क्योंकि जो आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी वो भी कैलोज नामक स्तर के अंदर ही मौजूद है। क्लियर है बात। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका लघु बीजाणु जनन जो आपका यहाँ पर टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसका डिफिनेशन क्या होगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। इस डिफिनेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आपने देखा कि जो लघु बीजाणु है वो कैलोज नामक भित्ति के अंदर है और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणु बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस संरचना को पूरा क्या बोला जाता है, लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। तो लघु बीजाणु चतुष्क क्यों बोला गया, क्योंकि ये चार की अवस्था में मिल रहे हैं। कौन से, लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु चार की अवस्था में मिल रहे हैं कैलोज नामक स्तर के अंदर, इसीलिए इन्हें लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, लघु बीजाणु जनन तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा हम देखने वाले हैं परागकण का निर्माण, यानी कि जो पोलन ग्रेन होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप देखेंगे आगे कि जो लघु बीजाणु होता है या माइक्रोस्पोर होते हैं इनमें होने वाला है कुछ परिवर्तन, जिसकी वजह से ये परागकण में रूपांतरित हो जाएंगे। अब कौन सा परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो आपका लघु बीजाणु है, अगर एक लघु बीजाणु को हम यहाँ पर लाकर देखते हैं इसके अंदर तो क्या क्या दिखता है, यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको दिखेगा एक रिक्तिका, ये जो आपको दिख रही है ये संरचना, ये है रिक्तिका। रिक्तिका क्या होता है, जिसे इंग्लिश में वैक्यूल बोला जाता है। अब ये जो वैक्यूल है ये प्लांट सेल में ही केवल पाई जाती हैं, यानी कि ये किसी भी पादप कोशिका के अंदर जो वाटर का लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो याद रखिएगा किसी भी प्लांट सेल में रिक्तिका मौजूद होती है। तो ये क्या है, ये लघु बीजाणु जो कि प्लांट सेल होता है। तो लघु बीजाणु के अंदर तो पहला नंबर तो रिक्तिका मिल रहा है, यानी कि वैक्यूल मिल रहा है। इसके अलावा ये केंद्रक मिल रहा है, न्यूक्लियस मिल रहा है। क्लियर है। तो न्यूक्लियस और रिक्तिका ये दो चीजें किसके अंदर मिल रही है, इस लघु बीजाणु के अंदर मिल रही है। और तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर डॉट संरचना दिख रहा है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और रिक्तिका, ये तीन चीजें एक परागकण के अंदर मिलती हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो आपका न्यूक्लियस दिख रहा है ये क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा।
तो समसूत्री विभाजन में आपको मालूम है कि एक कोशिका दो कोशिका में बदलती थी। तो ये केंद्रक है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं कैरियोकाइनेसिस होने वाला है। तो एक केंद्रक क्या हो जाएगा, दो केंद्रक में चेंज हो जाएगा। जहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो केंद्रक था ये दो केंद्रक में बढ़ गया है, जो कि हैप्लॉइड है। तो ये जो बड़े आकार का केंद्रक दिख रहा है इसको बोलते हैं कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोला जाता है। और ये जो छोटा वाला केंद्रक दिख रहा है इसको हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस या जननीय केंद्रक बोला जाता है। तो ये दो टाइप के केंद्रक आपके बने हैं। अब होगा क्या आगे, तो अगले स्टेप में आपको दिख रहा होगा ये जो केंद्रक है कौन सा, जननीय केंद्रक, इसके चारों तरफ का जो कोशिका द्रव्य है गाढ़ा हो जाता है। और कोशिका द्रव्य गाढ़ा होने की वजह से ये एक अस्तर का निर्माण कर लेगा। तो ये आपको लेयर यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो अस्तर है ये निर्माण कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो केंद्रकीय अवस्था में थे आपकी लघु बीजाणु हुए किसमें आ जाएंगे, कोशिकीय अवस्था में। यानी कि ये यहाँ पर एक कोशिका अलग बन जाएगा जिसको हम जननीय कोशिका बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं। तो जननीय केंद्र बदल जाता है जननीय कोशिका में, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ का कोशिका द्रव्य गाढ़ा होकर के एक अलग कोशिका बना लिया है। और जो आपका कायिक केंद्रक था या वेजिटेटिव न्यूक्लियस था ये चेंज हो जाता है किसमें, आपके कायिक कोशिका में या वेजिटेटिव सेल में। क्लियर इतनी बात। तो ये तीन स्टेप आपने देखा किसके, लघु बीजाणु से जो होता है परागकण किस प्रकार से बनता है। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे आप देखिएगा कि ये जो पूरी संरचना आपको दिख रही है द्विकोशिकीय अवस्था, जिनमें आपका एक जननीय कोशिका है और दूसरा कायिक कोशिका है। तो ये जो द्विकोशिकीय अवस्था दिख रही है इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं परागकण या पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या है, आपके जो लघु बीजाणु होते हैं इसकी जो द्विकोशिकीय अवस्था होती है जिसमें एक जननीय कोशिका या जनरेटिव सेल होता है और दूसरा कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल होता है, इसी संरचना को क्या बोला जाता है, परागकण बोला जाता है या पोलन ग्रेन बोला जाता है। अब आपको मालूम है कि ये जो संरचना मिल रही है, यानी कि जो परागकण मिल रहे हैं कहां पर मिल रहे हैं, ये इस कैलोज नामक भित्ति के अंदर मिल रहे हैं, क्योंकि जो आपके लघु बीजाणु थे वो भी कैलोज नामक स्तर के अंदर ही अभी तक मौजूद है। तो हमें क्या करना है, इस परागकण को स्वतंत्र करना है, यानी कि इसको फ्री करना है। अब क्यों करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि परागकोश के अंदर जब ढेर सारे परागकण बन जाएंगे तो उनका क्या होगा, परागकोश का स्फुटन होगा, यानी कि रप्चर होगा परागकोश, जिसकी वजह से परागकण बाहर निकलेंगे। तो अगर परागकण स्वतंत्र नहीं होंगे, यानी कि इसके ऊपर का जो कैलोज नामक स्तर ये हटेगा नहीं, तो आप परागकण कितनी अवस्था में निकलेगा, चतुष्क फॉर्म में निकलेगा, यानी कि चार चार के समूह में निकलेगा, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, इस कैलोज नामक स्तर को हटाना होगा। और हटाने के लिए आप देखेंगे तो जो आपका टेपिटम स्तर है, ये वाला स्तर, टेपिटम क्या करेगा, जो आंतरिक स्तर है लघु बीजाणु धानी का, वो करेगा कैलेज नामक एंजाइम का स्राव, यानी कि कैलेज नामक एंजाइम का स्राव करता है, जिसकी वजह से ये जो कैलोज नामक स्तर आपको दिख रहा है ये स्तर हो जाएगा नष्ट, यानी कि यहाँ से जो स्तर दिख रहा है ये कैलेज नामक स्तर समाप्त हो जाएगा। तो कैलेज नामक स्तर को समाप्त करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था, तो याद रखिएगा कैलेज नामक एंजाइम क्या करता है, इस कैलोज नामक स्तर को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से प्रत्येक परागकण क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में परागकोश से बाहर निकलेंगे। अब अगर हम बात करें तो जो टेपिटम होता है ये परागकण को तो परागकण के ऊपर का कैलेज नामक स्तर को नष्ट करता ही करता है, लेकिन साथ में याद रखिएगा कि ये परागकण के ऊपर कुछ रसायनों का भी स्राव करता है। तो याद रखिएगा जो सबसे पहला रसायन होता है उसे बोला जाता है स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन क्या है, स्पोरोपोलिन एक प्रकार का बोल सकते हैं रसायन है या एक पदार्थ होता है। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो कौन सा है, स्पोरोपोलिन। इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो स्पोरोपोलिन पूरे प्लांट किंगडम में क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसके अलावा टेपिटम कुछ लिपिड युक्त कणों का स्राव करता है जिसे हम यूबिस कण बोलते हैं। तो ये दो चीजों का स्राव किसके ऊपर करता है, इस परागकण के ऊपर करता है, कौन, टेपिटम। क्लियर है, तो ये दो बातें याद रखिएगा। अब अगर बात करें तो टेपिटम की अगर संरचना को देखा जाए तो ये जो दोनों बोल सकते हैं कण है, यानी कि स्पोरोपोलिन और यूबिस कण, ये परागकण के सबसे बाहरी संरचना को बनाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर परागकण की संरचना में जो सबसे बाहर का स्तर दिख रहा है तो इसे हम बाह्य चूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य चूल, या इसे एक्साइन बोला जाता है। तो एक्साइन या बाह्य चूल किसकी वजह से बना है, आप देख सकते हैं स्पोरोपोलिन और यूबिस कण की वजह से। तो ये इस यूबिस कण और स्पोरोपोलिन परागकण के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण इसका कौन सा स्तर बनता है, बाह्य स्तर, या इसे बाह्य चोल भी बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में हम एक्साइन बोलते हैं। क्लियर है बात। और इसके ठीक नीचे दूसरा स्तर आपको देखने को मिलेगा जिसे हम अंताचोल बोलते हैं या एक्साइन बोलते हैं। ठीक है, तो अंताचोल किसके नीचे होता है, बाह्य चोल के नीचे होता है। ये किसका बना होता है, तो ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। इस बात को याद रखिएगा, सेलुलोज और पेक्टिन का अंताचोल बना होता है, स्पोरोपोलिन और यूबिस कण का बाह्य चोल बना होता है। अब परागकण में देखा जाए तो और क्या क्या चीजें दिख रही हैं, तो रिक्तिका आपको दिखता है, वैक्यूल जिसे बोला जाता है, जो कि आपको यहाँ पर पहले से ही दिखा था। यहाँ पर देखिए रिक्तिका यहाँ पर भी प्रचलित है। तो परागकण में रिक्तिका होता है, वैक्यूल होता है। इसके अलावा आपका जो जननीय कोशिका था वो प्रेजेंट होता है, जिसे जनरेटिव सेल बोला जाता है। अब जनरेटिव सेल के बारे में एक बात और याद रखिएगा, यही जननीय कोशिका क्या होता है, नर युग्मक कहलाता है।
तो नर युग्मक या मेल गैमेट कौन कहलाता है? यही जननीय कोशिका ही मेल गैमेट कहलाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसके बाद जो दूसरी कोशिका थी वो थी कायिक कोशिका, और इसी कायिक कोशिका को हम नलिका कोशिका या ट्यूब सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इसे ट्यूब सेल का क्यों कहा जाता है? तो जब आप परागण या पॉलिनेशन पढ़ोगे टॉपिक, तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि यही जो कायिक कोशिका होता है यही पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका का निर्माण करता है। अब पराग नलिका जो होती है जिस छिद्र के द्वारा बाहर आती है परागकण से, उसे बोला जाता है जनन छिद्र, यानी कि इसे इंग्लिश में जर्म पोर बोला जाता है। तो जर्म पोर क्या है? वह छिद्र है जिसके द्वारा पराग नलिका बाहर निकलती है। तो यहीं से क्या होगी? इस तरीके से पराग नलिका बाहर निकलती है। क्लियर इतनी बात? तो ये पूरा का पूरा परागकण का संरचना है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जो परागकण होता है वो नरयुग्मक नहीं होता है, बल्कि परागकण के अंदर जो जननीय कोशिका होती है वो नरयुग्मक कहलाती है, यानी कि वही मेल गैमेट होती है। कौन? जनरेटिव सेल। और परागकण क्या है? तो परागकण होता है नरयुग्मकोद्भित्त, यानी कि मेल गैमेटोफाइट होता है जिसके अंदर नरयुग्मक होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। और जो आपके लघु बीजाणु होते हैं वो परागकण नहीं कहलाते हैं, लघु बीजाणुओं में कुछ परिवर्तन होगा जिसकी वजह से परागकण का निर्माण होता है। तो आज आपने दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दिया, जिसमें आपने लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोरेजेनेसिस और परागकण का निर्माण का प्रोसेस देख लिया है। तो अगर आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।